अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। आई एम श्योर वीकेंड भी आपका काफ़ी मज़े का गुजरा होगा, क्योंकि सर्दी की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है, तो घरों के अंदर रहते हुए जो है वो अपने वीकेंड को जो है आई होप कि आपने अच्छे से स्पेंड किया होगा, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बाहर इंसान जाने का सोच नहीं सकता। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो कोशिश करें कि खुद को अच्छे से कवर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जो है अपने दिन की मसरूफियत को इस तरह से प्लान करें ताकि आप जो है वो रात को अंधेरा और धुंध ज़्यादा होने से पहले जो है वो घर को लौट के वापस आ सकें। और बड़ा ज़रूरी होता है कि एनर्जेटिक तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ करें। अपनी सोसाइटी में आप तभी जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब आपका मूड बड़ा अच्छा होता है। अगर आपका मूड जो है वो सुबह सवेरे ही ख़राब हो जाए तो आपको पूरा दिन वैसे ही ख़राब गुजरता है। कोशिश करें कि अगर कोई तलखी से आपसे बात करे तो उसको जो है दरगुजर कर दें, अपनी तरफ से मोहब्बतें बिखेरें और दूसरों की ज़िंदगी में उसी तरह से सुकून लाने की कोशिश करें जैसे आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि जो भी इंसान बोता है वही वो काटता है। तो कोशिश करें कि इंडिविजुअली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज सिटीज़न, एज नेशन और एज जो है ह्यूमन बीइंग पूरा करें, ताकि जो है ना आप तभी दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप वो चीज़ें खुद फुलफिल करते हो। कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले वो सर्व करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को अगर आसान बनाना चाहते हैं तो दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। और शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसे है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। शहर फैसलाबाद का आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि सर्दी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। सारा दिन जो वेदर है वो क्लाउडी रहेगा, फॉगी रहेगा, तो ख़ुद को अच्छे से कवर करें। डिफरेंट तरह की वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छी जो टिप है वो यही है कि नीम गर्म पानी का आप सारा दिन इस्तेमाल करें। जब भी घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप खुद भी वायरल इन्फेक्शन से बचें और दूसरे भी जो है वो इस तरह के इन्फेक्शन से आपसे बच सके। खुद को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप सर्दी की शिद्दत से बच सकेंगे, क्योंकि सर्दी की शिद्दत तो बढ़ती ही जा रही है, उस पर कमी क्या ही जो है वो हमें दिखाई देगी। लेकिन दुआ को है कि अल्लाह करे कि कुदरत का निज़ाम है, कब बदल जाए पता नहीं चलता है। तो दुआ कीजिए कि अच्छी सी धूप निकले, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही आपका मूड भी चेयर अप होता है। अगर मौसम एक ही तरह का रहे तो उससे भी जो है वो उकताहट होने लग जाती, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सर्दी की शिद्दत में कमी आए और धूप अच्छी सी निकले, ताकि तमाम मामलाते ज़िंदगी जो है वो बेहतर तौर पर डगर पर आ सके। और जिस तरह से सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट तरह की हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करें कि खाने पीने में अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को अच्छे से कवर करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। जिमल नौरीन डोगर हैं, उनकी आज बर्थडे है, 5 साल की हो गई हैं जिमल। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर खुशियों से भर जाए। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी अच्छा रहे, देखते हैं। जिमल, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर खुशियों से भर जाए और आप जितनी खूबसूरत खुद है आपके अल्लाह नसीब भी उतनी ही नेक करे। आप उतने कामयाब हों अपनी ज़िंदगी में, अपने वालिदैन के लिए जो है खुशी का, राहत का और मसरत का बायस बने और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। बच्चों को सर्दी में बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी सेलिब्रेशन जितना हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, इसी तरह खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। अच्छी सेहत भी आपकी ज़िंदगी को जो है वो हसीन बना देती है। और सर्दी की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जर्सी का और मफरल्स का, ग्लव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता है और सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है तो हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़ा मुतासिर हो रही हैं इससे। ग्लव्स का इस्तेमाल तो सर्दी में बढ़ जाता है, लेकिन ग्लव्स बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका कितना ज़्यादा, उन पर कितना असरअंदाज होती है ये महंगाई, और कितना आने वाले दिनों में हमने देखा कि 2023 बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए तो बड़ा ही जो है वो डाउनफॉल का सबब बना और बड़ा ही मुतासिर हुई। तो क्या ग्लव्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये उतना ही मुश्किल रहा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने से क्या सेल बढ़ रही है या कम हो रही है और इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है नवीद अहमद गुज्जर हैं, ऑर्गेनाइजर ग्लव्स ऑनर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर, किस तरह की मिजाज है, कैसे चल रही है जिंदगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब बेहतरीन चल रहा है और मौसम की शिद्दत को अब एंजॉय करना हमने बंद कर दिया तो हम भी दुआ गो हैं अल्लाह करे कुछ चेंजेस आ जाए मौसम में। जो मेरा ख्याल है कि अब कुछ प्रेडिक्शन में कल पढ़ रहा था कि एक हफ्ते बाद शायद कुछ रेनी सीजन आ जाए,
तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी उम्मीद की जा रही है बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो सेहत के हवाले से भी हम बेहतरी देखेंगे। सर, अगर हम बात करें इंडस्ट्री के हवाले से, सर्दी की तो पीक चल रही है, ग्लव्स के हवाले से, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लव्स का, मफलर्स का, डिफरेंट तरह के जो भी हमारे वार्म क्लॉथ्स हैं उनका बड़ा इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल चल रही है? कितना ज़्यादा आपको लगता है कि इंडस्ट्री बेहतर तौर पर बिजनेस कर पा रही है? जी, हमारा बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री है इसका कुछ वेदर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होती हमारी। हम बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज के ग्लव्स बनाते हैं। ठीक है। तो वैसे यूजली लाइक आउट ऑफ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, सर्दियों के मौसम में क्योंकि यूरोप में, यूएसए में डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्रियल यूज में भी बढ़ती है, तो ऐसा डिमांड में तो कुछ बेहतरी आई है। लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ 24 कुछ डिमांड बेहतर होना शुरू हुई है। लाइक लास्ट ईयर का जो 6 माह थे वो काफी स्लो थे, तो कंपैरेटिवली कुछ बेहतरी तो आई है इंडस्ट्री में। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से जो बिजनेस है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है कंपैरेटिवली 2023? जी बिल्कुल, क्योंकि 23 के कुछ डायनामिक्स थे, लाइक उसमें जो यूक्रेन वार और पोस्ट कोविड सिनेरियो था वो उसने बड़ा सीवियरली हिट किया था 23 में। और अब कुछ पिछले 2 माह के दौरान कुछ लग रहा है कि चीजें दे आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। इन्फ्लेशन कुछ यूरोप में कम हुई है, चीजें जो हैं वो प्री कोविड सिचुएशन पे बहाल होना यूरोप में शुरू हुई हैं। तो क्योंकि हमारी मेन मार्केट ही सेंट्रल यूरोप है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री पे। और क्योंकि सर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जस्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को अगर देखें, पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में जो है बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बड़े सारे जो है मसाइल का सामना इंडस्ट्रीज को करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फॉरेन ऑर्डर्स जब आपको मिलते हैं तो मुश्किल नहीं होता उन चीज़ों को पूरा करना? मतलब कॉस्ट अगर यहाँ पे तो जो है वो एक तरह की स्टेबिलिटी है ही नहीं बिजनेस के हवाले से। हम देखते हैं कभी कीमतें चीज़ों की बढ़ जाती है, कभी कम होती हैं, तो इससे आपके ऑर्डर्स पे इम्पैक्ट नहीं आता है? जी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। स्पेशली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो कंपेटिटिव एज था हमारा मार्केट में, लाइक हमारे कंपेटिटर्स में चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हमें एक ही कंपेटिटिव एज था और वो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो एनर्जी क्राइसिस आए हैं, लाइक प्राइसेस हैव गॉन आई थिंक 60% हायर, और जैसे कंज्यूमर को प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री को उससे डबल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। गैस की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, एट द एंड द रिजल्ट इज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। तो इसमें डिफिकल्टीज तो आती हैं, लेकिन देखिए जी, सर्वाइव करना इंडस्ट्री में अब हर इंडस्ट्रियलिस्ट सोचता है इस बारे में। लाइक अब सोलर पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। सोलर की प्राइसेस बहुत गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडाइज किया और वो कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हेल्प तो हमें मिल रही है। तो लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि हम मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। Exactly. क्योंकि सारी बात है कि जो प्रोडक्ट आप बाहर भेजते हो, डिफरेंट कंट्रीज भी उसी प्रोडक्ट पे काम करती हैं, तो अल्टीमेटली जहाँ पे आपको कम पैसे में अच्छी और क्वालिटी चीज़ भी मिलती है तो फिर क्लाइंट हमेशा कोशिश करते हैं कि उधर की तरफ जाएं। तो इससे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्दुर्रहमान, हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में जो है वो स्टेबिलिटी हमें पिछले कुछ अरसे से दिखाई नहीं दे रही। इसका कितना इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पर जाता है? क्योंकि फैसलाबाद स्पेशली जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, तो आपको पता है कि डिफरेंट तरह की सनतें बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं यहाँ पर। जीनत, देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। उसकी ये मिसाल ले लें कि यहाँ पर जब भी पाकिस्तान में मार्शल आता है तो यहाँ पर कई सालों के लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आ जाती है। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी होती है और लोग हमेशा याद करते हैं कि वो दौर बड़ा अच्छा था, मुशर्रफ के दौर को याद किया जाता है। तो उसकी वजूहत यही है कि तब इंडस्ट्री अपनी पूरी पीक पे चल रही होती है, कोई भी मसला नहीं होता। जो उनके साथ कमिटमेंट्स की होती हैं बिजली के रेट्स के हवाले से वो पूरी हो रही होती हैं। इसी तरह से दूसरे तमाम रेट्स के हवाले से उनको जो मतलब टैरिफ या जिस तरह से भी उनको रिफंड्स किए जाते हैं। जैसे पीटीआई दौर में जो है वो इंडस्ट्री वाले बड़े खुश थे, एक्सपोर्टर बड़े खुश थे, एक्सपोर्ट बड़ी ऊपर गई है। उसकी वजूहत यही थी कि बिजली के रेट उन्हें मुनासिब जो है वो मिल रहे थे। इसके अलावा जो उनके साथ कमिटमेंट्स थी, रिफंड्स थे, वो पूरे हो रहे थे। जब चेयरमैन पीटीआई को हटा दिया गया, उसके बाद जो है पीडीएम की हुकूमत आ गई, तो पीडीएम ने हमेशा फोकस किया है कि यहाँ पर जो रेट्स है वो बढ़ाए जाएं और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की बजाय इंपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो हुकूमत बन जाती है। तो वो 16 माह खासे कठिन थे एक्सपोर्ट वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए।
तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोग जो है वो बेरोजगार हुए। बिल्कुल। उसकी वजह इंडस्ट्री का बंद होना था, उसकी वजह इंडस्ट्रीज़ का जो है 50% कैपेसिटी पर चलना था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर जो है वो अपनी 50% कैपेसिटी पे आ गई या मुकम्मल तौर पर। पावर लूम्स तो तकरीबन जो है वो 70% तक बंद हो गई। तो ये सारा वो सिनेरियो था जो 16-18 माह में हुआ है। उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आया तो फिर थोड़ी चीज़ें जो है वो थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर मसला ये था कि जो यूरोप में जंग थी यूक्रेन की, या जो यहाँ पर इसराइल का जो सानिया बना, फ़लस्तीन पर अटैक हुआ, तो उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना जो है वो बिजली का बढ़ना तो तय है, दोनों चीज़ें ना। तो फिर जब वो हुकूमत भी उन लोगों की आ गई कि जो एक्सपोर्टर्स को बढ़ाने पे यकीन नहीं रखते, बल्कि वो इसका ये हल निकालते हैं कि इम्पोर्ट बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर ये नतीजा फिर लाजमी निकलना था कि एक्सपोर्ट वालों पे सख्ती हुई। उधर फ्यूल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, उधर भी महंगाई हुई। यूरोप में जो है वो रशिया से उन्होंने गैस नहीं परचेज़ की, तो उसकी वजह से यूरोप की जो है वो महंगाई है, उनकी भी तारीखी महंगाई का उन्हें सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का काम ख़राब हुआ, जिनकी वजह से इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो डैमेज हुई। और आप ये देख लें कि यहाँ पर जो स्मगल होकर कपड़ा बाहर से आ रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री में सख्त नहीं बाकी रही कि यहाँ पर कपड़ा जो है वो लोकल मार्केट का ही तैयार हो जाए। इससे कुछ अर्सा पहले तक जो है वो यहाँ से कपड़ा बाहर जा रहा था, रशियन स्टेट्स में जा रहा था, यूरोप में जा रहा था, अमेरिका में जा रहा था। तो ये सारा कुछ साइकिल उल्ट हुआ है। इसको कम्पीट किया बांग्लादेश ने। वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो बहुत, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब्दुर्रहमान, हमने देखा है कि देखते ही देखते बांग्लादेश हम ही से अलग हुआ और उसमें जो है बड़ी एक वाज़ह हमें जो है उसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। चाहे उनकी इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें, उनकी करेंसी के, इकोनॉमी के हवाले से बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं जो स्लो एंड स्टडी आई हैं। लेकिन हमें क्या हमने कहाँ पे कमी छोड़ी, क्या ऐसी वजूहत थी कि जिसकी वजह से हर गुजरते टाइम के साथ जो है पाकिस्तान डाउनफॉल का शिकार हो रहा है? इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, और फिर राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शहर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और बढ़ती हुई महंगाई ने किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज को जो है मुतासिर किया, हमारी सेल्स को कितना ज़्यादा मुतासिर किया, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, हमने जैसे कि बात कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो है बहुत ज़्यादा कारोबार पर तो असरअंदाज होती है। सेल्स में कितनी कमी वाक़या होती है, कितना सेल्स को मुतासिर किया है मौजूदा हालात में अगर बात करें तो? जी, डेफिनेटली सेल्स तो आपकी मुतासर होती हैं। लाइक जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो कंपेटिटिव एज होता है आपका, अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कोप ऑफ प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान का, जो आप कह लेंगे आपकी एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, वो बहुत लिमिटेड सी हैं। मगर आप सिर्फ टेक्सटाइल में ही एक्सपोर्ट्स कर पाते हैं और आप में कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन बाकी चीज़ों में नहीं है। लाइक दुनिया आईटी में बहुत एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया आईटी में बहुत आगे चला गया। हमारा स्कोप ऑफ एक्सपोर्ट्स बहुत लिमिटेड है, हम सिर्फ टेक्सटाइल में करते हैं। तो टेक्सटाइल में भी अगर आप कंपेटिटिव एज जो कॉस्टिंग का है, ये अगर आपका लूज हो जाएगा तो डेफिनेटली सेल्स पे तो असर पड़ेगा। हमारा एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, लाइक जैसे अब्दुर्रहमान बात कर रहे थे, मैं इनको सेकंड करूंगा कि बांग्लादेश हमसे बहुत सारा वॉल्यूम लेके जा चुका है ऑलरेडी, और इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इसमें। तो हमें इसको कंसिडर तो करना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी, वो वर्क फोर्स। लाइक आपके पास लेबर है, टेक्निकली स्ट्रांग भी है, नंबर ऑफ पीपल भी हमारे पास ज़्यादा हैं। ये आपका एक बड़ा अच्छा है जिसको चाइना में ने लाइक फ्यू डेकेड्स बैक उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। इस पे भी हम बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, लेकिन आपके पास अगर टेक्निकल लेबर मौजूद है तो फिर भी उस एज को आप यूज़ कर सकते हैं लाइक अपनी सेल्स को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बिल्कुल सही है। लेकिन सर, जैसे आपने लेबर के हवाले से बात की, हमने देखा है कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, लेबर बहुत ज्यादा जो है वो बेरोजगार हुई है। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर मौजूद है, लेकिन लोगों के लिए जो है वो रोजगार कमाना और अपने घर को गुजर बसर करना बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया है। तो बढ़ती हुई महंगाई ने और डिफरेंट तरह के सर्कमस्टांसेस ने जो है वो आम शहरी को, लेबर की अगर स्पेशली बात करें तो कितना मुतासिर किया है?
जी बहुत ज़्यादा। देखिए फैसलाबाद जैसा शहर जिसको हम लोग सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे वो ऐसा बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होता था आज से कोई 3-4-5 साल पहले, लेकिन अभी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अब्दुल-रहमान और दूसरे आपको रिपोर्टर्स भी ये चीज़ मेरा ख्याल है इसको इंडोर्स करेंगे कि क्राइम रेशो भी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एग्जैक्टली। देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली हुकूमतों को स्टेप लेना पड़ते हैं। पिछली हुकूमतों ने लिए भी हैं कि वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए हैं, एक्सपोर्ट्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया है। तो ये तो आने वाली जो भी हुकूमत जैसा भी सेटअप पाकिस्तान में आएगा तो उनको इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना पड़ेगा। अब सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर टेक्सटाइल हैं, आईटी में हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसको इनकरेज करना चाहिए, उसके लिए आपको सब्सिडीज भी देनी चाहिए ताकि लोगों का रोजगार भी बढ़े और मुल्क एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब्दुल रहमान अगर हमने अपनी इंडस्ट्रीज को और अपने कारोबार को मजबूत करना है तो हमें अपनी लेबर को जो है वो जितना उनका राइट बनता है वो फैसिलिटीज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जारी बात है इंडस्ट्री बंद होगी तो लेबर जो है वो बेरोजगार होगा, तो इस बेरोजगारी के अमल को किस तरह से रोका जा सकता है और अपनी लेबर को दोबारा से खुशहाल करने के लिए कौन से इकदाम है जो हुकूमत की जानिब से होने चाहिए? जीनत देखिए, हुकूमत की जानिब से जो इंडस्ट्री है उसको बंद नहीं होने देना चाहिए, चाहे बेल आउट पैकेजेस मिलें चाहे कुछ भी मिले, क्योंकि जब इंडस्ट्री चलती है लोगों को रोजगार मिलता है। अब जो हुकूमत है वो इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। यूनिवर्सिटी से लोग निकल रहे हैं, वैसे जो स्किल्ड लेबर है वो आ रही है, लोग काम सीख रहे हैं, तो ये सारा कुछ चलता रहता है एक साइकिल में। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश की हम मिसाल देते हैं, इंडिया की देते हैं या चाइना की देते हैं, रशिया की या किसी भी मुल्क की ले लें तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलती हैं। हमारे यहाँ जब भी हुकूमत बदलती है, और ये लंबा टेनोर नहीं होता, 2-2.5 साल बाद बदल जाती है, उसके साथ साथ पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। अब बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद की हुकूमत है पिछले एक दहाई से कम चल रही है। अभी वहाँ पर वीक पहले इलेक्शन हुए हैं तो वो दोबारा से जीत गई, अपोजिशन ने बाइकाट किया था। तो ये पॉलिसीज फिर 5 साल के लिए चलेंगी। तो ये इंडस्ट्री वालों को या इसके अलावा जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या सरमायाकार हैं उनको पता होता है कि ये पॉलिसीज 5 साल के लिए चल रही है। मोदी है, अगले साल इलेक्शन होगा तो मोदी दोबारा मुंतखब हो जाएगा, जितना वो पॉपुलर है इंडिया में। तो ये पिछले 6-7 साल से उसकी पॉलिसीज चल रही हैं, अगले 4 साल के लिए भी चलेंगी। तो ये चाइना देख लें, प्रेसिडेंट दोबारा मतलब ये पॉलिसीज का जो है वो ऐसे चलता है। हमारे जब भी वजीर खजाना बदलता है एक हुकूमत में तो वो अपनी पॉलिसी नहीं लेके आता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता होता कि एक्सपोर्ट वालों का क्या मसला है, दूसरों का क्या मसला है। यहाँ पर आ जाके जो है वो प्रॉपर्टी को उठाया जाता है। प्रॉपर्टी डेवलपर हुकूमत में आ जाते हैं, असम्बली में आ जाते हैं और वो ऐसे ही जो है वो कवानीन पास करते हैं कि जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। तो आ जाके पाकिस्तान में वाहद कारोबार है प्रॉपर्टी का जो चलता रहता है, प्लाट्स बिकते रहते हैं बस। बाकी किसी को इंडस्ट्री से कोई गर्ज नहीं है, किसी को कोई इस तरह के कारोबार से गर्ज नहीं है जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। देखिए पूरी कॉलोनी से सिर्फ एक बंदे को रोज़गार मिल रहा होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री लगती है तो उससे कई हज़ार बंदे रोज़गार हासिल करते हैं। तो ये तो डिपेंड ही हुकूमत पे करता है, प्राइम मिनिस्टर पे, कि वो इस चीज़ को देखे, बैंकों को मजबूर करे बेल आउट पैकेजेस देने के हवाले से, और स्पेशली जो इंडस्ट्री वालों को पैसा दिया जाता है वो दोबारा उससे नई इंडस्ट्री लगनी चाहिए, उससे कॉलोनीज नहीं बननी चाहिए ना। फैसलाबाद में जब पिछली हुकूमत में लोगों ने बड़ा पैसा कमाया तो वो दोबारा वापस सन्नत में जाने की बजाय उससे कॉलोनियाँ खरीदी गई, उससे नई ज़मीनें खरीदी गई और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़मींदार भी साथ में बनते गए और फैसलाबाद के सबसे बड़े रियल स्टेट डेवलपर भी बन गए। तो इन चीज़ों पे काबू पाना भी जो है वो हुकूमत का ही काम है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है। FBI इनको देखे, सारी जांच पड़ताल करे, फिर उसके बाद जो उनके रिफंड्स का जो भी मसला है वो क्लियर किया जाए। और फिर जो यहाँ पर रुपया कमज़ोर होने की एक ये भी वजह होती है कि यहाँ पर तुर्की में लोग भाग रहे हैं, अपनी वहाँ भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दुबई में ले रहे हैं, दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उधर से पैसा ज़्यादा आता है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत बड़ी मजबूत है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़े करप्ट डिपार्टमेंट हो चुके हैं, वो करप्शन करते हैं। कोई भी NOC है उस मामले में जो है वो लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं, सिफारिशें भी करवाना पड़ते हैं और फिर 2-2 साल लग जाते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ से भागता है।
जो कोई भी सनतकार है, एक मैं देख रहा था बीबीसी पे आर्टिकल के फैसलाबाद के एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाई जाके, सिर्फ जाके लगाई है, उसके बाद वो रोजाना लैपटॉप पे देखता है, ऑर्डर देता है, वहीं से चीजें जा रही होती हैं और दोबारा उसको बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं हुई। पता इतना वहां पे सिस्टमेटिक चीजें जो है वो चल रही हैं। यहाँ पर हमारे एक हफ्ता अगर कोई बंदा ना आए तो वो उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्योंकि इसके पीछे की वजह ये है ना कि हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होने के साथ साथ होना तो ऐसे चाहिए कि एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलती है, सिस्टम एक रहता है, बंदे बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही लोग बदलते हैं सिस्टम भी बदल जाता है और उससे कितना ज्यादा हमारी इंडस्ट्री को और दीगर इंडस्ट्रीज को जो है वो फर्क पड़ता है, कितना मुतासर होती है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबारी जिंदगी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है कि किस तरह से बढ़ती हुई महंगाई और चेंज होते सर्कमस्टांसेस हमारे कारोबार को कितना ज़्यादा मुतासर करते हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, हर गुजरते दिन के साथ आपको नहीं पता है कि अगले दिन के जो है वो रेट क्या होंगे चीज़ों के, उसी तरह फिर ऑर्डर्स लेना और उनको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम सिस्टम को आसान अंदाज से चलाने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अच्छी हो, सिस्टम जो है वो स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म हो। जब सिस्टम लॉन्ग टर्म होगा तभी चीजें जो है वो बेहतर अंदाज से चल सकेंगी। लेकिन जैसे कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं हर गुजरते वक्त के साथ, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं उस तरह से नए लोग आते हैं, नई पॉलिसीज आती हैं, वो कारोबार को कितना मुतासर करती है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, जिस तरह से पॉलिसीज के हवाले से बात की जा रही है, पॉलिसीज अगर शॉर्ट टर्म होंगी, आपने जारी बात है एक ऑर्डर लिया हुआ है और हुकूमत चेंज होगी, नए बंदे ने आके नई पॉलिसीज बना दी हैं, तो उससे आपका कारोबार कितना जो है वो नुकसान में चले जाता है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के होने से आपको कितना ज्यादा फायदा होगा? देखिए जी, किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आप लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट ए नेशनल लेवल पॉलिसी, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही एक वाहद हल है इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाने का। देखिए, हम लोगों का जो एक ऑर्डर जो हमें बाहर से आता है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड होता है, दैट इज एटलीस्ट 4 to 6 months। ऑर्डर आने से लेके गुड्स रेडी और डिस्पैच डेट और पेमेंट रियलाइजेशन तक हमें 4 से 6 माह लग जाते हैं। ये मैं एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि अगर पॉलिसीज 2 या 3 साल की आए तो वो कितना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डालेंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो पॉलिसीज जो आनी चाहिए वो तो एटलीस्ट 10 से 20 साल की पॉलिसी आनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑनर्स को, कंपनीज को पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने कॉस्टिंग कैसे करनी है, हमारी सेविंग्स क्या है, हमने अपने एम्प्लॉयज पे क्या स्पेंड करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, लाइक आपके जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो बंदा आता है वो अपने जहन के मुताबिक इंडस्ट्री को लेके जाने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है, कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हमने सब्सिडाइज करना है। वो जो भी बंदा वो जिस बैकग्राउंड के साथ आता है उसी तरह के वो फैसले लेता है। मगर नेशनल लेवल की पॉलिसीज में यूं बिल्कुल भी आप ग्रो नहीं कर सकते, आप compete नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देनी चाहिए, मौका देना चाहिए इन्हीं पॉलिटिशियंस को कि ये लंबे अरसे के लिए आए और लोगों को फिर डिसाइड करने दें 5-10 साल बाद एक एक पॉलिटिकल पार्टी को दे के कि कौन ज्यादा बेहतर पॉलिसी किस इंडस्ट्री के लिए देखेगा। बिल्कुल ठीक है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो स्टेबल रहे। हमारी एक्सपोर्ट भी अब्दुर्रहमान हमने देखा है कि बहुत कम हुई है। जारी बात है कि जब हमारा कारोबार बेहतर नहीं चलता है तो उसका डायरेक्टली असर जो है हमारी एक्सपोर्ट पर चलता है। लोकली ऑर्डर्स पूरा करना जब मुश्किल हो जाते हैं तो एक्सपोर्ट करने का सवाल तो बहुत दूर तक चले जाता है। जो करंटली हम पॉलिटिक्स की सिनेरियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शंस के बाद जो है वो कारोबारी जिंदगी बेहतर हो सकेगी? सीनियर, देखिए यहाँ पर जो सियासतदानों में सब्र नहीं है, जिसकी वजह से जो पावर्स हैं वो कहीं और चली जाती हैं, कहीं और से डील होती हैं। और अगर ये तमाम मामलात अपना पार्लियामेंट में हल करना जानते हों तो फिर चीज़ें ख़राब ना हों। ना जुडिशरी के पास मामला जाए, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास जाए। यहाँ पर मसला ये बनता है कि यहाँ पर ये लोग उस हिसाब से सेंसिबल नहीं है, इनमें सब्र नहीं है, तो नतीजे ख़राब हो जाते हैं। अभी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर वज़ीर आज़म बन जाते हैं नवाज शरीफ, तो उनकी कोई अपोजिशन के साथ नहीं बन पाती तो एहतजाज शुरू हो जाएगा। बिलावल बन जाते हैं तो नून लीग एहतजाज शुरू कर देगी, पीटीआई का एहतजाज हो जाएगा। तो ये हमारे बड़ा मसला है कि सिर्फ 5 साल भी सब्र नहीं किया जाता
कि 5वें साल में इलेक्शन में जाके जो है जितना मर्जी एहतजाज कर लें, वज़ीर आज़म आता है और अगले साल एहतजाज शुरू हो जाता है। ये पूरे इलेक्शन निकाल के देख लें, कोई भी टेनोर सिवाय मार्शल लॉ के कोई भी जो है वो सब्र वाला नहीं होता। इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं, हुकूमत गिराने आए हैं, फिर अगले साल बैठ जाएंगे। तो ये जो धरने हैं, पॉलिटिकली प्रोटेस्ट है, ये जो है वो पाकिस्तान को कहीं का नहीं रहने दे रहे। यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है वो ममालिक के खिलाफ होता है, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वहाँ पर एहतजाज शुरू कर देंगी, यहाँ पर जो जमातें हैं उनकी जानब से शुरू हो जाएगा। तो ये इस पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है। स्टेट को कम से कम कुछ मामलात में क्लियर होना चाहिए, जैसे फॉरेन पॉलिसी है उस पर क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें टाइम पे क्लियर होना चाहिए। बेशक प्राइम मिनिस्टर का टाइम 5 साल से कम करके 4 साल कर दिया जाए, लेकिन कम से कम उसको 4 साल सुकून से काम करने दिया जाए। उसके बाद वोटर्स देख लेंगे कि उसने कितना काम किया। लेकिन जब मसला बनता है कि वोटर्स की बजाय कहीं और से डिसाइड होता है और फिर वो सब्र किए बगैर जो हुकूमत पे चढ़ दौड़ते हैं, तो उसका ये नतीजा निकलता है कि अगर कोई बैरून ममालिक से इन्वेस्टर आना भी चाहता है तो वो नहीं आता। देखिए यहाँ पर दूसरे बैरून ममालिक से इन्वेस्टर करते हैं पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, वो जब हालात देखते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं कि ये हालात से बेहतर है कि वो जहाँ बैठे हैं वहीं इन्वेस्ट कर लें, वहाँ ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होती है, वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा आता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और पिछले कुछ सालों में जो बैरूनी इन्वेस्ट है वो बड़ी वापस गई है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ की बजाय जो है वो इंडिया में जाएगी। देखिए अरबी जो है वो एटलीस्ट उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे आके ब्यूरोक्रेसी की शिकायत करते हैं। यहाँ पर इकनॉमिक काउंसिल बनाई गई, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा कि यहाँ पर कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा कि जहाँ पर कोई एक NOC जाए और सारे महकमे वहाँ पर बैठकर उस मामलात को हल कर लें। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपने हल करवानी है, जब भी कोई काम गवर्नमेंट से पड़ जाता है तो यहाँ पर दो चीज़ें साइल जो भी है वो जहन में रखता है कि एक तो उसका टाइम बहुत ज़ाया होगा और पैसा बहुत ज़ाया होगा, और फिर उसको सिफारिशें भी लड़वाना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके उसका काम होगा। और ये ऐसा जो है वो जाहिर सी बात है जो अच्छे मुल्क है वहाँ नहीं होता, लेकिन कम से कम बांग्लादेश और इंडिया में भी ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी जो इंडस्ट्री लगाई जाती है लोगों की सहूलत के लिए, लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो हुकूमतें उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पर हुकूमतें उसको प्रोटेक्ट नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का काम है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके अलावा सारे काम है उसको जो ब्यूरोक्रेसी उसमें रुकावटें खड़ी करती है। तो अब्दुर्रहमान, अगर ये प्रॉपर्टी की जैसे हमने पहले ही बात की कि रियल स्टेट का और सोसाइटीज़ का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो इससे तो जो बेरोज़गारी है उसकी रेशो में और ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो क्या ये किस हद तक सही और कितना गलत है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें क्या बेहतरी दिखाई देगी, क्योंकि टैक्स जो है वो किसी भी माशरे में हर इंसान की इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे पे करना। और पाकिस्तान में क्या टैक्स पेयर को उस तरह का रिलीफ हासिल है जिस तरह का उसका राइट बनता है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, इंडस्ट्रीज़ को अगर बेहतर अंदाज में चलाना है तो टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाने की भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो टैक्स पे कर रहा है और जो टैक्स नहीं पे करते हैं दोनों एक ही तरह की सिचुएशन में खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि आप लोगों से टैक्स ले कितना रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि आप कितने लोगों से टैक्स ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिसी ये चलती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे और ज्यादा टैक्स लिया जाए। टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती कि ज्यादा लोगों को ऐड किया जाए। इसमें बहुत अनरजिस्टर्ड बिजनेस होता है, हमारे फैसलाबाद में बहुत होता है। लाइक आई कैन नॉट नॉमिनेट एनी स्पेसिफिक बिजनेस, लेकिन बहुत सारा ऐसा बिजनेस होता है जिसमें लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, एंड दे आर लिविंग ए वेरी गुड लाइफ। मतलब उनको ना कोई तंग करता है ना कोई उनसे पूछताछ करता है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स देते हैं उनको बहुत इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि अगर वो 5% दे रहा है तो 7% देना शुरू कर देता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बढ़ने चाहिए, टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, लेकिन इस पे बहुत फोकस होना चाहिए कि उस नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो आपके टैक्स पेयर्स हैं एज ए सिटीजन, क्या आप उनको उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, लाइक उनको ओब्लाइज कर रहे हैं। मतलब हमने दुनिया में देखा हुआ है, लोगों ने कैटेगरीज रखी होती हैं कि जी ये गोल्डन कैटेगरी है, ये डायमंड है, ये सिल्वर है, और डायमंड कैटेगरी का जो सिटीजन है जो ज्यादा टैक्स देता है उसका हर जगह पे प्रोटोकॉल बहुत अच्छा होता है, लाइक एयरपोर्ट्स पे,
पुलिस स्टेशन पे और एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक वो वापडा में जाए वासा में, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स पेयर्स को ओब्लाइज करने का कोई बहुत अच्छा तरीकाकार नहीं अपनाया जाता। तो ये तो इनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है जी, हमारे जितने भी महकमे हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ओब्लाइज किया जाए ताकि लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का बायस हो। हमारे लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं है, टैक्स पेयर्स के साथ कुछ मामला तो और हैं, जो नहीं पे करें उनके साथ और हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर टैक्स पेयर को उस तरह का रिलीफ दिया जाएगा, उस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा तो ऑब्वियसली नेट जो टैक्स नेट है वो बढ़ेगा अब्दुल रहमान। लेकिन अगर हम अपनी मौजूदा सूरत हाल देख लें तो 2024 में आपको क्या लगता है कि एफबीआर को कितना ज्यादा टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है और हुकूमत की जानिब से इस पे किस तरह के जो है वो इकदाम किए जाने चाहिए? जीनत, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इकदाम वो तब उठाया जाता है जब वर्ल्ड बैंक का, IMF और यूरोपीय यूनियन का प्रेशर हो। अभी IMF ने पैसे देने से रोका और ये कहा कि ये जो अपनी इकानमी है ना डॉक्यूमेंटेड करे, तो फिर हमें होश आया और अफगानियों को यहाँ से निकाला। जो 4-5 लाख अफगानी गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस थे वो निकाले गए। फिर लोगों को अब टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम हो रहे हैं और कई तरीके इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। और ये 76 सालों में सिर्फ 3 मिलियन लोग टैक्स नेट में आए और उसमें से भी 50% से ज़ायद जो है वो तनख्वाहदार तबका है, जो पहले ही उनका टैक्स काट के उनको मिलता है, यानी कि उसमें FBR का कोई रोल नहीं है। और फिर इसी तरह से उसमें एक बड़ी तादाद एक्सपोर्टर्स की है, उनका टैक्स भी जो है वो कट जाता है और उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं, तो उसमें भी FBR का कोई रोल नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करप्ट तरीन अदारा हो चुका है कि जहाँ पर जो टैक्स नेट में लोग ऑलरेडी हैं बस उनको तंग किया जाता है। जो नए लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं होते, किस तरह से होटल्स को लाना है, रेस्टोरेंट्स को या इंडस्ट्री वालों को या 8 बाज़ारों में जितने भी लोग हैं या प्रॉपर्टी वालों को, गाड़ियाँ सेल परचेज करने वालों को, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। खैर इसमें FBR से ज़्यादा जो है वो वज़ारत ख़जाना का भी कसूर है कि यहाँ पर कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो लोग प्लास्टिक मनी का यूज़ करते हैं या जो लोग कार्ड का यूज़ करते हैं उनके लिए कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है कि वो कार्ड का यूज़ करें ना। मतलब कहीं पर कोई हुकूमती पॉलिसीज़ भी नहीं है कि लाजमी मशीनें हर जगह रखी जाएं ताकि जो कार्ड का अगर यूज़ हो तो उसमें जो है वो डाटा छुपाना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो कार्ड वाला है उस पर 3% टैक्स आयद करते हैं बाज़ दुकानदार। तो ये चीज़ें जो है वो FBR को देखनी चाहिए, वज़ारत ख़जाना को देखनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए कि हर बड़ी दुकान, स्टोर कोई भी है उस पर जो है वो मशीन लाजमी हो और उस पर अगर कोई ज़ायद चार्ज करता है तो उस पर जुर्माना होना चाहिए, कोई टोल नंबर होना चाहिए, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएंगी। यहाँ पर कैश लेन देन की बड़ी जो है वो हौसला अफजाई की जाती है, ये हौसला शिकनी होनी चाहिए इनकी। अगर ये हौसला अफजाई जारी रहती है तो फिर ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए कोई भी प्लाट है, कॉलोनी में प्लाट निकलता है ना तो वो 100 हाथ बिक जाता है और गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो महज स्टाम्प पे सारा काम हो रहा होता है। और जब कोई बंदा फाइनली वहाँ पे रहता है, जारी बात है कि जब सिस्टम ही डिजिटलाइज नहीं होगा तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और हम जो है वो खुद ही अपने लिए जो है वो आसानियों की बजाय मुश्किलात को पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि आने वाले टाइम में हालात चेंज हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कहते थे हमेशा से कि सब्जियां जो है वो सेहत के लिए बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सब्जियों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हमारी रूटीन में होता है उतनी ज़्यादा हमारी सेहत जो है वो बेहतर रहती है। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो है वो रूटीन की अशिया ख़रीदना बड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो गई। बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स हैं, ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई में एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से जो आवाम को रिलीफ दिया गया है रेट लिस्ट की सूरत में, उससे अपडेट रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फैसलाबाद में आज क्या रेट लिस्ट है सब्जियों के, फ्रूट और चिकन के हवाले से, ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। सब्जी, फ्रूट और चिकन के क्या भाव हैं, इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं हमें मोहम्मद बिलाल डोगर जी। बिलाल बताइएगा। अगर सब्जियों की बात करें कुछ उतार है, कुछ चढ़ाव है, जबकि फल मुस्तहकम है। आलू का छिलका 2 रुपये सस्ता हुआ है, 44 से 42 रुपए किलो। प्याज 2 रुपये सस्ता होता है, 142 से 140 रुपए किलो। टमाटर 8 रुपये सस्ते हुए हैं, 135 से 127 रुपए किलो। अदरक थाईलैंड 10 रुपये सस्ता हुआ है, 505 से 495 रुपए किलो पे आ गया है। बंद गोभी 10 रुपये महंगी हुई है, 105 से 115। टिंडी 20 रुपये महंगी हुई है, 145 से 165। खीरे 5 रुपये महंगे हुए, 130 से 135। मटर सब्ज 5 रुपये महंगे हुए, 240 से 245।
जबकि मूली 5 रुपए महंगी हुई है 35 रुपए से 40 रुपए किलो। मेथी 10 रुपए महंगी हुई है 65 से 75 रुपए किलो। सेब काला कुल्लू 280 पे है। सेब गोल्डन 200 रुपए है। अंगूर टॉफी 410 है। केला 140 रुपए दर्जन पे है। अमरूद 5 रुपए सस्ता हुआ है 80 से 75। अनार बदाना 620। अनार गंधारी 410। खरबूजा 190। किन्नू 96 रुपए दर्जन किलो के ऊपर, जबकि किन्नू स्पेशल 10 रुपए महंगा होते हुए 200 से 210 रुपए किलो पे कीमत जा चुकी है। कीमतों के अंदर हफ्ते के आगाज के अंदर ब्रायलर मुर्गी की गोश्त देखें, कीमत ताहाल 13 रुपए सस्ते होने के बाद बहुत महंगी है। अंडे फार्मी बहुत महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं। जी थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज के क्या भाव हैं और रेट लिस्ट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां से रेट लिस्ट आपको वैसा दिखाई दे वहीं से ख़रीदारी करें, वरना वहां से हरगिज़ ख़रीदारी मत करें, क्योंकि जितना आपको रिलीफ दिया जा रहा है आपकी भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, और अगर कहीं रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो वहाँ से ख़रीदारी बिल्कुल नहीं करें। सब्जियों का और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए, और सेहत का जो है वो बुनियादी फैसिलिटीज़ जो है वो मिलना हर शहरी का जो है वो बुनियादी हक होता है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो है वो फैसलाबाद में रिवैम्पिंग का काम जो है वो सेहत के हवाले से जारी है। लाइट हॉस्पिटल में जो है वो तेज़ी से रिवैम्पिंग का काम किया जा रहा है, और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से 31 जनवरी की जो है वो डेडलाइन दी गई थी। और काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि लास्ट की अगर हम बात करें तो आखिर के 10 दिन बचे हैं, इसमें कितना ज़्यादा जो है वो काम कंप्लीट हो गया, और जहाँ काम कंप्लीट हो गया क्या उसे आवाम की सहूलत के लिए, पेशेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया है या नहीं, क्या सूरत हाल है, इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल है, MS एलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का सर, आपने अपना वक्त दिया हमें। सर रिवैम्पिंग का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि 31 जनवरी की जो है वो डेडलाइन है वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से, तो काम कितना हो गया है और कितना रिमेनिंग है? ये टोटल 700 मिलियन का प्रोजेक्ट था जी। इसमें हमारे 9 ब्लॉक शामिल हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन थी पूरे हॉस्पिटल की। उसमें इनिशियली जो है 150 मिलियन रिलीज हुआ था। उसके लिए जो हमारा OPD ब्लॉक है उसमें काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह जो ग्राउंड फ्लोर है OPD ब्लॉक का वो 31 तक मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल। और जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट 1 वीक में मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे 2 मेडिकल ब्लॉक्स थे, अली वार्ड और तारिक वार्ड। अली वार्ड का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल है, वो भी 31 तक डिलीवर हो जाएगा। और एक्शन साहबा ने वादा तो किया है कि दूसरा जो मेडिकल वार्ड है वो भी दे देंगी, लेकिन उसमें थोड़ा काम 1 वीक शायद और लग जाए। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि 31 तक जो है वो ऑलमोस्ट काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो इनिशियली टेकअप किया गया था वो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और सर जैसे कि पूरे प्रोसेस के दौरान भी जब तक ये रिवैम्पिंग का काम चलता रहा है तो शहरियों के लिए जो है वो ट्रीटमेंट की किसी भी तरह से सहूलत में कमी नहीं दिखाई दी, तो क्या जहाँ जहाँ से जिन हिस्सों में काम कंप्लीट हो रहा है उससे मरीजों के लिए खोल दिया गया है? नहीं, अभी तक उन जगहों पे अल्टरनेट जगहों पे काम हो रहा है, खोला तो नहीं गया। इंशाल्लाह जैसे ही वो हमें हैंड ओवर करेंगे बिल्डिंग C&W डिपार्टमेंट, और इसके अलावा फर्नीचर भी उनके लिए सारा नया हुकूमत पंजाब ने परचेज कर लिया हुआ है। जैसे में वो NOC देते हैं कि आप फर्नीचर वहाँ से मंगवा लें, तो मंगवा लें। इस सिलसिले में ये मीटिंग भी हुई थी DCO साहब के साथ। तो उन्होंने एक्शन साहब को एडवाइस किया कि जैसे ही आपने दें तो 1-2 दिन पहले हमें बता दें कि हम फिर फर्नीचर सारा ही नया आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें एक तो शामिल होंगी, और रिसोर्सेज को जो है वो पेशेंट्स के लिहाज से कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया है? जी, इसके लिए एक तो पेशेंट्स के लिए बेड्स नए आ रहे हैं वार्ड्स में, और जो भी स्टैंड्स हैं, साइड रैक्स हैं, अलमारी हैं, जो कुछ भी है वो ऑलमोस्ट वार्ड में सारी चीज़ें नई होंगी। और इसके अलावा नए मैट्रेस भी होंगे जो पेशेंट के लिए बहुत बेहतर होंगे। OPD में सारा फर्नीचर, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है पेशेंट के लिए बहुत इम्प्रूव कर दी गई है, और ये सारी चीज़ें आएंगी। बिल्कुल ठीक है। व्हील चेयर्स हैं, स्ट्रेचर्स हैं। और सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स आते हैं, उनके साथ उनके घर वाले आते हैं, तो क्या उनके भी माइंड में रखते हुए उनको भी किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। असल में हर पेशेंट के साथ अगर 1-2 अटेंडेंट आ जाए तो ये हॉस्पिटल के लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि 8-10 लोग अपने बिस्तर रजाइयाँ लेके आ जाते हैं। जी। तो कोशिश तो काफ़ी हमारे पास जो इस वक्त वेटिंग रूम्स थे उनमें तो वो सामान हमने महफूज रखा हुआ है जो शिफ्ट किया गया था रिवैम्पिंग के लिए। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें जैसे ही वो खाली होंगे तो उन पे हम बेहतर किस्म की सीटिंग अरेंजमेंट लगाएंगे और है हमारे पास, तो काफ़ी बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के हवाले से देखा जाए तो काम तो बड़ा ज़ोरों शुरू से जो है वो जारी है और इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि जो पूरा सिस्टम है वो भी कोशिश की जा रही है कि डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ताकि अगर कहीं किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अपना अमले को बुलाने के लिए जो है वो उसमें आसानी पैदा होगी। तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ लाहौर के हॉस्पिटलों में है। हमारे भी जो रिवैम्पिंग का काम हो रहा है उसमें ये सारी सहूलतें दी गई हैं। ओके। तो इससे इंशाल्लाह जो आप कह रही हैं वैसे हमने अपनी लैब को डिजिटलाइज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्म से, और वो काम अनकरीब उसमें पूरी तरह लैब की डिजिटल जिस तरह आम रिपोर्टें लैब्स में आप देखती हैं वो हमारे भी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। मुकम्मल तो नहीं लेकिन हो गई हैं शुरू। और इसके अलावा सर और किस तरह की फैसिलिटीज़ का जो है वो इजाफा किया जा रहा है? जी, लाइट 2 हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी हमने शुरू कर दी है। इनिशियली हमने 3 ओपीडी शुरू किए हैं उसके हफ्ते में, वार्ड भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह इसी वीक में, और उसके लिए एक प्रोफेसर साहब हैं उनको भी नामजद कर दी गई फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से। इसके अलावा फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी जो कि पहले सिर्फ लाइट में थी वो भी हमारे पास DHQ में शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इससे जो है अगर हम मेडिसिन की बात करें या डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सर रिवैम्पिंग के काम में ये सारी चीज़ें कितनी हद तक मुतासिर हुई, या ये पूरा निज़ाम जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से अच्छे से आपको लगता है मैनेज हुआ है? जी, पूरा निज़ाम अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। कोई भी फैसिलिटी बंद नहीं की हमने, ना कोई सर्जरी, ना कोई मेडिसिन, ना कोई OPD। ये था कि ज़रा मुख्तलिफ जगहों पे हमें शिफ्ट करना पड़ा। मेडिसिन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा हमें दे दी है। OPD में सारी दवाई मिल रही है, वार्ड में सारे लोगों को दवाई मिल रही है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से तकलीफ़ तो ज़रूर हुई होगी लोगों को, लेकिन फैसिलिटी सारी उसी तरह बरकरार रही। बिल्कुल ठीक है। और सर जिस तरह से हमने देखा है कि मौसम एकदम से चेंज हुआ और मौसम की शिद्दत में बड़ा जो है वो इजाफा देखा गया, तो बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन, बड़े डिफरेंट तरह के जो है वो नमूनिया के केसेस सामने आए। तो क्या इस हवाले से क्या इंतजाम जो है वो हॉस्पिटल में किए गए, क्योंकि जारी बात है कि काम तो साथ में डेवलपमेंट का चल ही रहा था, तो ऐसे पेशेंट्स को कैसे टैकल किया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो एकदम से जो पेशेंट्स की रेशियो है उसमें बड़ा इजाफा हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको पीड्स का बताता हूं कि नवंबर में हमारे पास 73 केसेस रिपोर्ट हुए थे नमूनिया के जो दाखिल हुए, और दिसंबर में ये 160 थे, और जनवरी में अब तक ये 180 हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में भी इजाफा है, इसके अलावा बड़ों में भी। उसके लिए हमने एक तो जो हमारा अपना अमला था उनको भी प्रोटेक्ट किया, उनको किटें फराहम की, मास्क दिए, गॉगल्स दिए, और ये सारी चीज़ें ताकि वो भी दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस वॉक्स थी, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम थे, मेडिसिन दी गई। इसके अलावा कुछ रेडियो पे और TV पे पैगामात भी उनको दिए गए कि अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, मास्क इस्तेमाल करें, घर से कम निकलें, गर्म कपड़े पहनें। सर तो आपको लगता है कि इतनी सारी अवेयरनेस देने के बाद लोगों की तरफ से वैसा जो है वो उस पर अमल किया जाता है और उस तरह का आपको फीडबैक मिलता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लोग हमारी बातों पे शायद काम धरते हों। अब मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग हेलमेट के बगैर इस सर्जरी में फिर रहे होते हैं। तो चलें, कोई एक आध बंदा तो सुन ही लेता होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही है ना। अगर एक एक बंदा भी इंडिविजुअली अगर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो जितने भी हमारे पास चाइल्ड पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ में मज़ीद इजाफा किया जाएगा ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बेहतर अंदाज में अपने बच्चों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे सकें? जी बिल्कुल, जो एक तो यहाँ मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, जो भी बच्चों को इलाज के लिए लाएं उनका बेफाम बनवाएं, और जिससे हॉस्पिटल को उनका इलाज करने में आसानी रहती है।
वो जैसे बच्चे का और माँ बाप का शनाख्ती कार्ड होगा, बेफाम होगा, तो हम UHI में उसका इलाज कर सकेंगे। ओके। हर किस्म की दवाई भी उन्हें मुफ्त मिल सकेगी। तो आमतौर पे हमारे पास जो भी पेरेंट्स लेके बच्चे को आते हैं, ना तो कोई बेफाम लेके आता है और ना ही वालिदैन के पास शनाख्ती कार्ड होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। दूसरा ये है कि हमने काफ़ी अपग्रेड किया अपने वार्ड को। टॉयलेट ब्लॉक उनके अच्छी तरह से दोबारा बनाए गए हैं। सर्दी के लिए ज़रा उन बचाव के लिए उन्हें जगह फराहम की गई है। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है हमने अंदर ही बना दिया है ताकि जाना ना पड़े। लाउड स्पीकर है हमारे पास ऐलानात के लिए। कोशिश तो अपनी जानिब से काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे जानती हैं कि अपनी कैपेसिटी से हमेशा ज़्यादा बच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चल रहे हैं सारे काम। क्योंकि सर जैसे कि आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है, कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें हमारे पास जितना ज़्यादा अमला है और जितने रिसोर्सेज हैं, क्या वो इस चीज़ के लिए इनफ है या उनकी तादाद बढ़ाने की भी ज़रूरत है? क्योंकि जब पेशेंट बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उनको ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स का बढ़ना और टीम का ज़्यादा होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। उस हवाले से भी जानेंगे कि क्या जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं और कितनी मज़ीद फैसिलिटीज़ में इजाफा किया गया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से बुनियादी जो सहूलियात हैं वो हर शहरी का हक बनता है और अलाइड हॉस्पिटल में तेजी से तरक्याती काम जो है वो जारी है। रिवाम्पिंग का काम जो है वो 31 जनवरी तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और उससे जो है अनकरीब पेशेंट्स के लिए खोल भी दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम मराहल के दौरान जो है वो सेहत की किसी भी सहूलियत को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। शहरियों को उसी तरह से जो है वो ट्रीटमेंट भी मिलता रहा, मेडिसिन भी मिलती रही और बड़ा अच्छे से जो है वो चीज़ें मैनेज हुई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इन सहूलियत में कितना ज़्यादा इजाफा होगा और किस तरह की फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में शामिल होने जा रहे हैं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ऑलरेडी जो है वो शहरियों को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया गया। हालांकि रिवाम्पिंग का काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा मिस थी कि शायद हॉस्पिटल बंद है, लेकिन लोगों ने देखा कि एमरजेंसी भी ओपन रही। उनको जैसे आपने मेंशन किया कि डिवाइड कर दिया गया पेशेंट्स को। मज़ीद हम किस तरह की जो है एमरजेंसी के हवाले से देखें और किस तरह की सहूलियात हमें जो है आने वाले दिनों में दिखाई देंगी? जी, एक तो 100 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मजीद एमरजेंसी की रिवैम्पिंग के लिए रिलीज कर दिया है जी। तो जिससे एमरजेंसी की कुछ एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगी। वॉशरूम्स बहुत अच्छे दोबारा बनेंगे सारे और इनसाइड ऑफ एमरजेंसी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और कुछ उसमें से हम फंड्स अपने वाटर सप्लाई और सीवरेज पे लगाएंगे, जिससे अस्पताल की जो सफाई सुथराई उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। बाकी आप बात कर रही थी वक्फे से पहले कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की 547 सीट्स हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 50% खाली हैं। 270 के करीब सीट्स जो हैं वो खाली हैं। तो इस तरह जब इमरजेंसी और दूसरे ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट तो फिर मुश्किलात हो जाती हैं। तो एक दूसरा ये है कि जैसे बच्चों के लिए एक एक काउच पे 3-3 बच्चे भी लेटे हुए होते हैं। तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने विज़िट किया था पिछले दिनों और उन्होंने वादा किया था कि हमें मज़ीद कोचेज़ फराहम किए जाएंगे। इंशाल्लाह वो भी हमें मिल जाएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट की सीटें भी ऐलान हुई थी, लेकिन फिर इलेक्शन की वजह से वो भी नहीं हो सकी। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है, आ जाएंगी मज़ीद बेहतरी। लेकिन एज यू मेंशन के बहुत ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, सीट्स मौजूद हैं, तो फिर क्या वजह है कि क्यों जो है वो अमले की जो है वो भर्ती नहीं की जा रही? क्योंकि जाहिर बात है जब पेशेंट्स एकदम से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको अपने ड्यूटी आवर से हट के भी जो है वो वहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ती है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अक्सर तो हम इस तरह से देखते हैं कि डॉक्टर्स घरों को वापस चले जाते हैं और उनको एमरजेंसी की सूरत में वापस आना पड़ता है। तो जब सर सीट्स भी मौजूद हैं और हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज भी हैं, तो फिर क्यों जो है वो स्टाफ को नहीं बढ़ाया जा रहा? जी बिल्कुल, इस हिस्से में मुतअद्दिद दफ़ा हमने अपने डिपार्टमेंट को भी लिखा है। कुछ पिछले 1 साल से इलेक्शन की थी और बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन से हुकूमत पंजाब को इजाज़त लेना पड़ रही थी। शायद इस वजह से वो मुकम्मल तौर पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकी। लेकिन वो जैसे नर्सों की भर्ती हुई है पिछले दिन पूरे पंजाब में, तकरीबन 3000 के करीब 4 नर्सेज में, अलाइड को 70 हैं, हमें 20 उसमें से मिली हैं।
तो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। चलें, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से रिवाम्पिंग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, इसी तरह से डॉक्टर का भी हो, क्योंकि जारी बात है कि डॉक्टर एज ह्यूमन बीइंग उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, और जितने उनके ड्यूटी आवर्स हैं, फिर इस तरह से पर्सनल लाइफ भी बड़ी आपकी मुतासिर हो जाती है जब इस तरह से बढ़ जाता है। सर, हमने देखा है कि जैसे वेदर चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्न पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है। हालिया हमने इस पे पिछले गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले इस पे प्रोग्राम भी किया कि इसकी शरह में अच्छी खासी इजाफा हो जाता है हीटर्स का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट्स जो है वो डिफरेंट तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में जितने भी हमारे बर्न वार्ड में बात कर लें, उसके किस तरह से ट्रीटमेंट किया, किस तरह से उनकी चीज़ों को और पेशेंट्स को जो है हमले ने मैनेज किया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मिसहैप्स इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का बर्न यूनिट तो लाइट हॉस्पिटल में है, लेकिन हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करते रहते हैं, तो फौरी तौर पे उनका इलाज किया जाता है और उनको बताया जाता है कि सोते वक्त हीटर बंद कर दें और ज़्यादा जो है ना ही चलाएं इन चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर है। कपड़े पहन के अच्छे से गुजारा करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो रिवाम्प हो रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ ये होगी कि उसमें जब पेशेंट्स की तादाद कम होगी, हम जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। सर, जिस तरह से हमारे मौसम चेंज होता है, तो उसके साथ क्या हमारे यहाँ उस तरह से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद होती हैं या उनको अपडेट किया जाता है? हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सारी पहले से मौजूद हैं। मौसम के हिसाब से कुछ बीमारियां कम हो जाती हैं, कुछ बढ़ जाती हैं। अवेयरनेस की लोगों को कमी है। इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एक तो कि मरीजों के साथ कम से कम हॉस्पिटल तशरीफ लाएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो सारा वाशरूम पे हॉस्पिटल के हर जगह पे जोर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा मरीज के इर्द गिर्द के 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो डॉक्टर और स्टाफ नर्स कैसे देखेंगे इनको। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम लोग अटेंडेंट के तौर पे आए। इसके अलावा आपके प्रोग्राम के वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जो इलाज के लिए हॉस्पिटल आएँ तो अपना शनाख्ती कार्ड, वैलिड शनाख्ती कार्ड अपने साथ लाएँ। वैलिड शनाख्ती कार्ड का मतलब है कि अगर औरत है तो उसका शनाख्ती कार्ड उसके हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए। अगर ये सब लोग शनाख्ती कार्ड से आएंगे और अपने आप को सेहत सहूलत प्रोग्राम जिसे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर रजिस्टर करवाएंगे तो हॉस्पिटल को तमाम अद्वियात देने में, तमाम सहूलत देने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट डेली जो है ना गायनी डिपार्टमेंट में 50 to 60 डेली इमरजेंसीज आती हैं और हमने देखा है कि उनमें से 12-13 से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होते कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड हो। तो वो उन सब को, बाकी लोगों को हमें भी मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक है। और जब एक आवाम के लिए सहूलत दी गई है कि वो आके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिस तरह सेहत सहूलत प्रोग्राम की बात की गई, और इसमें किस तरह से, अगर आपको रजिस्ट्रेशन का नहीं पता कि किस तरह से इसमें शामिल होना है, तो इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हेल्थ फैसिलिटीज़ का हर सिटीजन तक जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो शहरियों की भलाई के लिए, उनके फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे यहाँ उस तरह से अवेयरनेस का एक ट्रेंड नहीं है। लोगों तक जो है वो रसाई, उनको उस तरह से आगाही नहीं दी जाती है। जगह जगह जो है लोग भी उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि उनको पता हो कि अच्छा किस तरह की सहूलत उनके लिए मौजूद है और किस तरह से उन्होंने उससे मुस्तफीद होना है। अगर हम बात करें सेहत सहूलत प्रोग्राम की, तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही इसे कह सकते हैं कि बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है। इससे किस तरह से आप मुस्तफीद हो सकते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या इसका पूरा तरीक़ेकार रहता है, कितना ज़्यादा ये आपके लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सेहत सहूलत प्रोग्राम की, तो बहुत सारे लोगों को आगाही नहीं है कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें किस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों को ये बताएं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जरूरी हैं और क्या हर जो शहरी है वो इसके लिए एलिजिबल है? जी, हर शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी इसके लिए एलिजिबल है। ओके।
इसके लिए बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो शनाख्ती कार्ड है, वैलिड शनाख्ती कार्ड, बिल्कुल ठीक। एक्सपायर ना हो। अगर खातून है, शादीशुदा है, तो उसके हस्बैंड के नाम पे हो। अगर बच्चा है तो बेफाम हो। ओके। अगर छोटा बच्चा है 6 माह तक, अगर उसकी वालिद और वालदा ने ये सहूलत ले रखी है और उसकी जो भी सर्जरी है या उसकी नॉर्मल डिलीवरी है वो सेहत सहूलत प्रोग्राम, जिसे हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। उस पे हुई है तो बच्चा खुद ब खुद 6 माह के लिए अहल हो जाता है। और सर इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स शामिल हैं? क्या हर तरह का ट्रीटमेंट इसमें शामिल है? और मेडिसिन जो है वो क्या कम बहुत पे करना पड़ता है या बिल्कुल फ्री है? जी बिल्कुल, इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की ट्रीटमेंट ही शामिल है, ट्रीटमेंट बेस्ड। ओके। जो कॉस्मेटिक हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। बाकी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं या मेडिसिन, जितने भी मेडिकल वार्ड में मरीज दाखिल होते हैं जिस तरह के भी हों, या ऑपरेशन के लिए जितने तरह के भी लोग दाखिल हों, उनके लिए ये सहूलत फ्री है। मेडिसिन सारी हॉस्पिटल देगा और छुट्टी वक्त 1 हफ्ते की मेडिसिन भी दी जाएगी। बहुत सारी महंगी अद्वियात होती हैं, जैसे कुछ खवातीन को एंटी डी होती है, उनका इंजेक्शन होता है एंटी डी, हस्बैंड के साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा तो अगली प्रेगनेंसी में बच्चे को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। उससे बचने के लिए वो टीका एक है, महंगा टीका है, अगर आप बाजार में लें तो 8-10 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है, वो सेहत सहूलत में फ्री मिल जाएगा। अच्छा। इसके अलावा आपको कोई टेस्ट करवाने होने हैं ट्रीटमेंट बेस्ड, उनके लिए टीके बड़े महंगे हैं, डाइज महंगी हैं, वो भी फ्री मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब कि इसमें अगर कोई महंगे से महंगा ट्रीटमेंट है या कोई अगर सस्ता ट्रीटमेंट है, जैसे नॉर्मल आपको कोई भी अपना चेकअप वगैरह करवाना है, तो हर तरह से इसमें जो है वो फैसिलिटी मौजूद है शहरियों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर सर्जरी के जो है ना रकम तय की हुई है। बिल्कुल सही है। तो उनमें से रिफंड हो जाएगी, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वापस चली जाएगी, कुछ हिस्सा हॉस्पिटल के पास आ जाएगा, जिसमें से मेडिसिन खरीदी जा सकेगी, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस रिपेयर के काम हो सकेंगे और कुछ इंसेंटिव भी होता है वर्कर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को खुद से रजिस्टर करवाएं। 400 बिलियन अमाउंट है जो कि सेहत सहूलत प्रोग्राम में रखी गई है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को अदा कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसको वापस जो है ना लेना है। इसमें अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मुतवस्सित तबके से हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर इसमें आप जैसे एलीट क्लास है, कोई भी तरह का पेशेंट है, जो भी इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, सबके लिए मतलब ये हर कोई इसके लिए सबके लिए है। तमाम पाकिस्तानी शहरी इसके लिए एलिजिबल हैं। पहले तो ये सारी जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम तमाम अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल थे और गवर्नमेंट सेटअप के भी सारे टीचिंग और इवन जो तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल वो भी शामिल थे। अब कुछ प्रोसीजर्स जो है ना हुकूमत पंजाब ने प्राइवेट हॉस्पिटल से निकाल दिए हैं और उनकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए उनका पैकेज भी अच्छा किया है। तो तमाम लोगों से इल्तमास है कि वो इसमें शामिल हों। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपके फ़ायदे के लिए और आपकी सहूलत के लिए तो आप उससे ज़रूर मुस्तफ़िद हों। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के साथ खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत के हवाले से खसूसी किस तरह की एहतियाती तदाबीर को आपको फॉलो करना चाहिए और जो सहूलियात आपके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे किस तरह से मुस्तफ़िद हो सकते हैं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक तो मौसम की शिद्दत बढ़ रही है, उस हवाले से हर तरह के हम देखते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, डिफरेंट तरह की बीमारियाँ जो है वो सर उठा रही हैं। एक तो किस तरह के पेशेंट्स आपको ज़्यादा दिखाई दिए और एहतियाती तदाबीर कितनी ज़्यादा फॉलो करना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो पेशेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, और कोई भी लास्ट मैसेज जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मौसम की तब्दीली के साथ ही जो बीमारियाँ रेस्पिरेटरी इलनेस काफ़ी बढ़ गई हैं, तो लोगों से मेरा मैसेज है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अच्छी खुराक लें, फल और सब्जियाँ बकसरत इस्तेमाल करें। अगर तबीयत ख़राब हो, हॉस्पिटल आना पड़े तो अपना शनाख्ती कार्ड हमरा लाएं और इसके अलावा कम से कम लोग अटेंडेंट्स को अस्पताल हमरा लाएं
और इसके अलावा अस्पताल में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं। कुछ लोग उनको खुशी से दे देते हैं, कुछ वो मांग लेते हैं। ऐसे किसी भी शख्स को कोई हॉस्पिटल में किसी भी तरह से कोई भी बख्शिश ना दें। ये गलत ट्रेंड है, लोग अपना हक समझने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और शिकायत हो तो फौरी तौर पर इंतजामिया से रब्ता करें। हर वक्त मेरा दफ्तर भी और मेरे जो टीम है वो इस मसले के हल के लिए बैठे रहते हैं। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो किसी भी अमले के बंदे को किसी तरह के भी को पैसे ना दें। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे आपने कंप्लेंट के हवाले से बात की कि लोगों को अगर शिकायत है तो सहूलत मौजूद है जाके जो है वो शिकायत करना और उस पर फिर जारी बात है कि सब्र से उसके हल के लिए भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में लोग बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, बड़ा मिसबिहेव करने लगते हैं, फिर ये कंप्लेन करते हैं उल्टा कि जो है मैनेजमेंट है या अमला है वो मिसबिहेव करता है, हमें सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इस तरह के पूरे सिनेरियो को फिर कितना मुश्किल होता है ट्रीट करना डेली बेसिस पे, डिफरेंट तरह से लोगों से मिलना और डिफरेंट तरह के रवैये होते हैं। तो उस पूरी सूरत हाल में किस तरह से आप फिर चीज़ों को टैकल करते हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो अगर एक बंदे के साथ 10 बंदे मिलने वाले आए हों तो तमाम चाहते हैं एक ही वक्त में बंदे के पास चले जाएं, अपने मरीज के पास, उनका इलाज करना, डॉक्टरों को देखना, 4 नर्सों को वहाँ जाके ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और फिर गेट पे जगह जगह पे उनको रोका जाता है जिससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो उन लोगों सबसे इल्तमास है कि विजिटिंग आवर में आएँ, हर वक्त मरीज़ के पास रश ना लगाएं और सब्र से अपना इलाज करवाएं। अब हर मरीज़ के लिए एक डॉक्टर तो नहीं हर वक्त उसके पास बैठा रहे या 4 नर्स हमारे पास है। एक वार्ड में मखसूस डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं ने सब लोगों को देखना होता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि हम सर ये भी बड़ा देखते हैं कि जितने भी विजिटर्स आते हैं हॉस्पिटल्स में अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, छोटे बच्चों को बड़ा खसूसी तौर पर साथ लेकर आते हैं। एक तो मौसम ऐसा है कि बच्चों को तो स्पेशली घरों में रखना चाहिए। हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट का बच्चों को साथ लाना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट तरह के पेशेंट होते हैं, जर्म्स होते हैं, हाइजीन का जितना भी ख्याल रखें, लेकिन एक वैसे सेंसिटिव प्लेस है, तो बच्चों को के हवाले से कितनी एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चों को तो बिल्कुल भी हमरा नहीं लाना चाहिए। हॉस्पिटल है इटसेल्फ, बहुत सारे अनयूजुअल से जरासीम वहाँ पे मिलेंगे आपको। कंटेमिनेटेड प्लेस है, कोई मैं तो कहता हूँ वहाँ पे सवाए डॉक्टरों के बाकी सब लोगों के लिए मुश्किल होता है वहाँ। तो कम से कम लाएं। अब मैं देख रहा होता हूँ लोग घर से बिस्तरे रजाइयाँ लेके आए, गैलरी में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, सारा दिन बैठे हुए हैं बिला वजह, खवातीन आके बैठी हुई हैं। तो उन लोगों को घर में स्टे करना चाहिए। इलाज तो डॉक्टरों ने करना है, मेडिसिन जो है स्टाफ नर्सेज ने देनी है। तो गैर ज़रूरी तौर पर उनके हमरा आके गैलरियों में बिला वजह बिस्तर लगा के लेटने का कोई फ़ायदा नहीं। छोटे छोटे बच्चे फिर रहे होते हैं सारा दिन, जब माँ आएगी तो बच्चों ने भी आ ही जाना है। तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पेशेंट को देखने आ रहे हैं तो साथ में 4, 5, 10 लोग नहीं आ जाएं। वो ना हो कि वो हॉस्पिटल से वापसी पर जो है वो अपने साथ किसी तरह के जर्म्स ले जाएं, वो बीमार पड़ जाएं। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो सहूलियत आपके लिए मौजूद हैं उसको एक तरीके से फॉलो करें। जैसे सेहत सहूलत प्रोग्राम की बात की गई, तो आप ही के लिए है, अपने हक को इस्तेमाल करें और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।